हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे के क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिसमें से मैंने आपको चाइल्डहुड का, कंटेम्प्रेरी, लर्निंग एंड टीचिंग तीनों का मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड कौन सा क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, उसका आंसर लेकर आई हूँ मैं, जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जैसे कि जानते हैं पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम अब फिर से स्टार्ट होगा, जिनका ईयरली है। ईयरली का भी अपडेट धीरे धीरे आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है पूरा जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो टॉपिक है वो 4 बजे के क्लास में, रिवीजन के क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 बजे तो कर ही रहे, इसके साथ साथ सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो है पेड क्लास हमारे इस चैनल पर जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी पेड क्लास लेना चाहते हैं सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और दूसरी बात जो है वो बिहार बीएड एंट्रेंस से है, उनका भी पेड क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बिहार बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं वो भी हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कहीं कहीं पे ये जो सब्जेक्ट है वो 40 मार्क्स का रहता है, कहीं पे 80 मार्क्स का ही रहता है। तो ये उसके मतलब ये चैप्टर जो मैं बुक बोलूँगी, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, जो भी इसमें सब्जेक्ट है, जो भी इसमें चैप्टर्स हैं, वो आपके बाकी के 3 जो पेपर है उसी से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। कुछ चैप्टर जो है चाइल्डहुड से आया हुआ है, कुछ चैप्टर कंटेम्प्रेरी से है, कुछ चैप्टर जो है लर्निंग एंड टीचिंग से है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आपका ये 3 पेपर अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो बाकी पेपर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, वो कौन सा है? भाषा। लैंग्वेज का मतलब ही होता है भाषा, तो भाषा से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? अपनी परिभाषाएं देने के बाद भाषा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ये इस तरह से देखिए, स्पेशली मैं इस सब्जेक्ट में बोलूँ तो क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट करके पूछता है, बहुत ही घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भाषा से आप क्या समझते हैं या भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है, किसी भी तरीके से भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर इसी तरह से स्टार्ट करना है। पहले आपको परिभाषा लिखना है, फिर उसके बाद से जो है फिलोसफर के परिभाषा लिखना है, उसके बाद से इसका जो प्रकार है, जो रूप है, जिसमें मौखिक भाषा, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये सब जो चीजें आते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आंसर इसका एक ही होता है, क्वेश्चन चाहे 10 तरह से या 50 तरह से पूछ दे। इंग्लिश में अगर देखते हैं क्वेश्चन, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज? डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज आफ्टर गिविंग इट्स डेफिनेशन। चलिए देखिए, भाषा की परिभाषा, उनके प्रकार। भाषा की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, एकदम छोटे बच्चे जब से हैं हम लोग तब से भाषा की परिभाषा देखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको जो है बीएड में कुछ अलग मिल जाएगा, वही डेफिनेशन है, वही परिभाषा है, वही आप लिख देंगे। कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कुछ अलग तरीके से लिखें, लिख सकते हो अलग तरीके से, लेकिन जो है सो वही तो रहेगा। 2+2 4 ही होता है, 2+2 5 तो हम नहीं बना सकते। तो उसी तरह से भाषा की परिभाषा में क्या है आंसर? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को का आदान प्रदान करता है। यही है ना भाषा। भाषा के द्वारा क्या होता है? भाषा के द्वारा जो है मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने भाव और विचार को प्रकट करता है और दूसरे के भाव और विचार को समझता है। भाषा तो यही होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले भाषा के बारे में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, वही चीजें हैं। इसके बाद है सरल शब्दों में अगर बोले तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से भाषा का आपका दिया हुआ है।
अभी हम ऊपर जाएंगे इसमें कि भाषा किस चीज़ से बनी है, इसका कौन सा धातु है, क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र जो है सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। एग्जाम्पल दे करके भी आप इसको और अच्छे से समझा सकते हैं, सरल से सरल, इजी से इजी लैंग्वेज में इसको बता सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो रहता है कि बोली को भी भाषा कहा जाता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्य के भाव, विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इनकी अनेक परिभाषाएं दी हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा, आचार्य देवनाथ शर्मा ने जो है क्या भाषा की परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। सब अपने अपने तरीके से देंगे। तो आचार्य देवनाथ का यहाँ पे हुआ। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ 3 बातें विचारणीय है, भाषा किस तरह की होती है। तो यहाँ पे है, भाषा जो है संकेत, भाषा ध्वनि संकेतिक है, या यादृच्छिक है, या रूढ़ है। अब ये थोड़ा सा जो है ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, इनको आपको समझना है और इसको आपको लिखना है। देखिए, अगर हम बात करें भाषा ध्वनि संकेत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। भाषा शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। संकेत का मतलब क्या होता है, साइन। जैसे कि बहुत सारे साइन दिए रहते हैं भाषा के बारे में, तो वो भी तो भाषा ही है ना। आप किसी को बोल नहीं रहे हो, लेकिन इशारे से, जैसे अपनी उंगली को ओठ पे रख कर बता रहे हो, तो इशारा हुआ, लेकिन आप कुछ अपने विचारों को व्यक्त तो कर रहे हो, तो वो भी भाषा ही हुआ। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठाक समझ भी नहीं पाते। अब जिनको नहीं पता है कि हरी झंडी दिखाने से, मतलब दिखाने से जो है आगे जाना है या फिर बढ़ना है, तो फिर तो वो नहीं समझ पाएगा ना। इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए, ये पहला है। ध्वनि संकेत के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या भाषा ध्वनि संकेत है, तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे है, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। यादृच्छिक संकेत का मतलब होता है ये पहले से जो फिक्स है। इसमें हम ये अब कब से फिक्स है ये भी हम नहीं बता सकते हैं। क्यों जो है बिल्ली को बिल्ली, बिल्ली की भाषा मियाऊं, ये क्यों है, ये सब चीज़ों के पीछे जो है अभी तक फाइंड आउट अगर हम बोले तो नहीं हुआ है। बस हम इसको स्वीकार किए हैं क्योंकि समाज ने हमें ऐसे सिखाया है, हमें समझाया है, तो हमने इसको, इसीलिए इसको यादृच्छिक संकेत बोलते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। रूढ़ का मतलब परंपरा युगों से चले आ रहे हैं, जिनका अभी अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछे, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से पूछे, या कोई विख्यात अच्छे से भाषा ज्ञानी से भी पूछे, तो उनके पास भी ये आंसर नहीं है कि ये कब से चला आ रहा है। तो इसलिए रूढ़ बोला जाता है। रूढ़ मतलब बहुत ही प्राचीन है। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन उठा सकते हैं ना कि औरत को औरत ही क्यों कहा गया, जो लड़का है उसको लड़का क्यों कहा गया, ये वर्ड ही क्यों दिया गया, बच्चे को बच्चे का ही क्यों दिया गया, जवान ही क्यों दिया गया, बूढ़ा क्यों दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमें नहीं मिलता है, ना ही कोई कारण है इसका। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बोले तो प्रयोग तर्कहीन है। इसके पीछे कोई अभी तक आंसर इसका नहीं है।
प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा है कि लोगों को अपनी आचार विचार व्यक्त करने के लिए जो संकेत यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि हाँ, आप अपने ओठ पे फिंगर ऐसे रख करके किसी को इशारा करते हो, दैट मीन्स कि आप उसको बोले चुप रहने के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास बोलते हैं वो भी एक भाषा है, क्योंकि मैं जो बोलना चाहती थी वो आप समझ गए और आपने उसको ले लिया, तो ये आदान प्रदान तो हुआ ही ना हमारे विचारों का, तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग वो भाषा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, उसको भी भाषा कहते हैं, इन्होंने भी बोला है। तो अब उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर, परिभाषा यहाँ पे आपको मिल गए इतने। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, भाषा क्या है। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है, जिसका कोई रीजन नहीं है, परंपरागत है, पुराने टाइम से ये चला आ रहा है, संकेत का प्रयोग होता है, वो भी भाषा है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। देखिए यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ हो, जिस भी संकेत का, ध्वनि संकेत का या जिस भी वर्ड का अर्थ निकले तभी वो भाषा कहलाएगा। निरर्थक चीजें जो है भाषा नहीं कहलाएगी। अब देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। अब इसको एक्सप्लेन आपको कर देना है। मौखिक भाषा क्या है, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया, यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वक्ता है, मतलब कि जो बोलने वाला है, वो बोलता है और बोल करके अपने विचारों को प्रकट करता है। तो यहाँ से है, वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। अब दूसरे शब्दों में भी देख लें, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण भी दे दिया गया है, ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए ताकि वो क्लियर हो। उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो इसके एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो क्या होती है, वैसे तो हमने बचपन में पढ़ाई है, हम चाहे तो इसको अपने उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मुकेश छात्रावास, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखित भाषा या हो या मौखिक भाषा हो, आपको पहले एग्जाम्पल दिया जा रहा है और बाद में डेफिनेशन दिया जा रहा है, उस तरह से समझाया जा रहा है। आप चाहें तो पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख दें और बाद में एग्जाम्पल दें। अब जैसे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, मुकेश छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की, यह भाषा का लिखित रूप है, राइट। मुकेश ने अपनी बातों को जो है लिख करके व्यक्त किया और माता पिता ने उसको पढ़ करके समझा, तो ये आदान प्रदान हो गया विचारों का। तो ये कौन सी भाषा बन गई, लिखित। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है, राइट। दूसरे शब्दों में देखें, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है, लेख, पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि, ठीक है। अब हम देखेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आप जानते हो संकेतों से मिलकर बना है, इशारों से। बहुत सारे सांकेतिक चीजें जो है हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में।
जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात तो दूसरों को समझाते हैं वे सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जब संकेतों यानी इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पे खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बाधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। सांकेतिक भाषा के ऊपर जो है व्याकरण यानी ग्रामर नहीं बना है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर आपको लैंग्वेज का जो है प्रकृति या विशेषता पूछ देता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रकृति या फिर विशेषता अगर पूछ दे, प्रकृति या विशेषता दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो आपको मैं बता दूं, आपको लिख यहाँ पे आप इसको विशेषता कीजिएगा। विशेषता को इंग्लिश में जो है कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये दोनों से हो सकता है, मतलब विशेषता भी हो सकता है और आपका भाषा की प्रकृति भी हो सकती है। तो इसको आप लोग समझिएगा। चलिए, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। बिल्कुल, भाषा कहीं रुकी तो है ही नहीं अभी तक, तो ये चलते फिरते रहने वाली चीज है। ठीक है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण, अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विश्वास करता है। हम लोग अपने पूर्वज से सीखे हैं, हमारे माता पिता अपने पूर्वज से सीखे हैं। तो ये कब से चली आ रही है, इसका तो अभी तक कोई भी अगर आंसर दे नहीं पाया है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह एक परंपरागत जो है अर्जित ज्ञान है जो हमें मिलता है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप है, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा करते हैं। अब चलिए हम भाषा के विविध रूप देखते हैं। इसमें कौन कौन से रूप आते हैं। जैसे हमने बताया ना कि बोली जो है भाषा नहीं होती है, तो हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। पहला होता है बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा। अब आइए पहले देखिए, ये तीनों पे जो है अलग से नोट्स लिखने को के लिए आ जाता है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। इस पे अलग से नोट्स या शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज अच्छे से अलग से बना लीजिएगा। इस एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन आपका निकल रहा है जो अलग अलग से भी पूछ सकता है। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। ठीक है, डायलेक्ट बोलते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, ये सभी जो है बोलियों में आते हैं। इंग्लिश आप बोलोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसी न किसी देश के लिए तो वहाँ के लिए बोली ही है ना, उसको तोड़ मरोड़ के बोला जाता है। दूसरा हमें आ रहा है परिनिष्ठित भाषा। यह व्याकरण से नियंत्रित, देखिए परिनिष्ठित का मतलब ही समझिए, जो एकदम नियम के तहत बोला जाता है, मतलब कि ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा जो यूज किया जाता है उसको हम परिनिष्ठित बोलते हैं, ये याद रखिएगा। यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खरी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। परिनिष्ठित का मतलब होता है ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा जो होती है वो। अब हम देखेंगे राष्ट्रभाषा क्या है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा बना दी जाती है, वो एक घोषित किया जाता है ऑफिशियली। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मातृभाषा क्या है। मातृभाषा खनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वो पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ, इसलिए वो हिंदी बोलती है। पंजाबी और हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषा है, मतलब उनके घर परिवार में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो जो है आपके मातृभाषा में आ जाती है।
दूसरे शब्दों में प्रादेशिक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे अंग्रेजी हो गई जो इंटरनेशनल लैंग्वेज पे बोला जाता है। राजभाषा, राजभाषा वह भाषा है जिसमें देश के ऑफिशियल कामकाज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है जिसमें ऑफिशियल काम होते हैं। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा, मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है। देखिए गई हम इस तरह से भी लिखते हैं, ग य में दीर्घिकार देते हैं, लेकिन एक्चुअली में मानक रूप में गई और इस तरह से लिखा जाता है, स्टैंडर्ड रूप में करेक्टली जो लिखा जाता है, प्रोनाउंस होता है, वो जो है मानक भाषा होती है। ठंड ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन मानक रूप में इस तरह से ठंड होता है। अंत ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन मानक रूप में इस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप लोगों के हो गए क्वेश्चन, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एक क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें मैं आपको बोलूँ पाइगेट वाइगोस्की का कर लीजिएगा, क्योंकि भाषा से रिलेटेड पाइगेट एंड वाइगोस्की ने अपने अपने इसके बारे में बताया है। तो और चॉम्स्की का कीजिएगा, एक सिद्धांत चॉम्स्की का ही ज़्यादा आता है तो चॉम्स्की कर लीजिएगा। प्याजे का ऐसे पूछ देता है कि प्याजे ने भाषा के बारे में क्या बोला है या उनकी राय क्या है, वाइगोस्की ने क्या बोला है, क्या राय है, तो थोड़ा सा इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है, 100% आता ही आता है। बच्चे भाषा कैसे प्राप्त करते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने के बीच क्या अंतर है? यस, ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, भाषा सीखने और अर्जन करने में क्या फ़र्क है। जब जो हम एक मैं सिंपल वे में बता दूं, जो चीज़ें जो है हम अपने परिवार में सीखते हैं, जो चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं ना, जो से बोलते हैं अनुकरण करके, घर में जैसे हमारे मान लीजिए हिंदी बोली जा रही है तो जो बच्चे का जन्म हुआ वो हिंदी ही बोलेगा, तो वो सीखना होता है, वो जो है अर्जन करना होता है। ठीक है, एडॉप्ट करना, उसने एडॉप्ट कर लिया। और सीखना जो कि स्कूल में प्रॉपरली वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, वो होता है। फिर उसके बाद स्कूल में प्रवेश से पहले शिक्षार्थियों की भाषा पूंजी की व्याख्या करें, वही जो क्वेश्चन पहला वाला है वही लिख देंगे। शक्ति और लिंग के संदर्भ में भाषा का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करें, भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का, भाषा हमारी पहचान को कैसे प्रभावित कर सकती है समझाए, बिहार का बहुभाषी दृष्टिकोण क्या है, स्कूलों में भाषा को एक विषय के रूप में और शिक्षा के माध्यम के रूप में समझाइए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से करना है, ये आने के चांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।